सक्सेजन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर आप लोग सभी लोग का स्वागत है। ये इलेक्ट्रीशियन है क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 60 है। इसके पहले मैं इसके 15 पार्ट डाल चुका हूँ, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि मीटर के टर्मिनल को विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ दिया जाए तो मीटर क्या रीडिंग देगा। तो पीएमसी टाइप मीटर क्या होता है, एक प्योर डीसी मोटर के जैसे वर्क करता है, एज अ डीसी मोटर। और डीसी मोटर में क्या होता है, तो ये डीसी मोटर क्या होता है, ये तो हमें क्या होता है परमानेंट मैग्नेट है, ये एन और एस बन गया। तो ये हमारे ये समझ लीजिए कि एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होती है, और बीच में हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में क्या रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं। ये क्या हो गया हमारा आर्मेचर। तो यहाँ पे इसी आर्मेचर पर क्या होता है, एक आर्मर लगा होता है, यानी एक आर्मेचर की जैसे वाइंडिंग होती है, जैसे हम आर्मर कहते हैं। और इसी आर्मर से क्या होता है, यहाँ से एक डिफ्लेक्टर यानी कि जो पॉइंटर है वो जुड़ा होता है, और ये आर्मर घूमने से क्या होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होती है, रीडिंग दिखाई देती है किस पे, स्केल पे। तो यदि मैं क्या करता हूँ कि देखो, अब ये परमानेंट मैग्नेट फिक्स है, यानी अगर मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे हमारे करंट डायरेक्शन ये थी, तो इसका जो घूमने की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, यदि मैं क्या करता हूँ, माइनस जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस कनेक्ट कर दे, तो इसकी जो घूमने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी मान लो पहले अगर पॉइंटर क्या होगा, अब अगर इस साइड बढ़ रहा था तो अब किस साइड बढ़ेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे जीरो है तो हमें क्या होता है, जीरो को पॉइंट पे यहाँ पे एक ब्रेक लगा होता है, जिसके आगे ये पॉइंटर जा नहीं पाता, तो हमें क्या होता है, जीरो रीडिंग दिखाई देती है, या फिर जीरो रीडिंग दिखाई देती है। क्यों, क्या होता है, एक विपरीत दिशा में टॉर्क जनरेट होता है। तो यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं, किसी भी इसके पॉइंटर को यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस जगह प्लस पीएमसी मीटर में कनेक्ट करते हैं, तो वो जीरो रीडिंग दिखाता है, क्योंकि क्या होता है, उसमें एक विपरीत दिशा में टॉर्क जनरेट होता है, जो हमें स्केल पे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पीएमसी या मीटर के टर्मिनल विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ दिया जाए तो मीटर रीडिंग देगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। तो आप यह समझिए कि जो पीएमसी टाइप मीटर होती है हमारे परमानेंट मैग्नेट की जो डीसी मोटर होती है, छोटे छोटे से जो मोटर होती हैं वो उसके जैसे होती है। उसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं सिर्फ। और यहाँ पे हमने क्या किया, केवल आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज की, क्योंकि हम यहाँ पे बैंड या फील्ड डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते थे, क्योंकि यह तो परमानेंट मैग्नेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर शून्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु या फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी यानी यहाँ पे मात्रक पूछ रहा है म्यू का, तो म्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू होता है हेनरी प्रति मीटर परमिएबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया माध्यम फ्री स्पेस में इसका मात्रक होता है परमिएबिलिटी। ठीक, इसको हम सापेक्ष, ठीक, और इसके और एक और परमिएबिलिटी आती है हमारी कौन सी, म्यू आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है कि वायु में उत्पन्न फ्लक्स और अपॉन किसी भी पदार्थ है मटेरियल में उत्पन्न फ्लक्स का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा म्यू कहलाता है। और म्यू इक्वल टू एक और फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। तो इस म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी को यूनिट नहीं होती है, लेकिन फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी की यूनिट क्या हो जाती है, हेनरी प्रति मीटर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है नॉर्मली, रिलक्टेंस यूनिट क्या होगी। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एल म्यू जीरो यानी निर्वात में इंटू म्यू आर इंटू अपॉन ए। तो एस मतलब क्या होता है हमारा रिलक्टेंस, तो म्यू आर यानी म्यू जीरो की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी प्रति मीटर। तो हेनरी आ रहेगा, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। और एरिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर हमारा क्या बनता है, केवल रिलक्टेंस इक्वल टू हेनरी इनवर्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रिलक्टेंस यूनिट क्या होगी, हेनरी इनवर्स। ठीक, और इसी यहीं से एक और यूनिट कौन सी पूछ जाती है, परमियंस की, कि परमियंस की यूनिट क्या होगी। तो परमियंस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी। तो परमियंस की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी, और रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी इनवर्स। और केवल फ्री स्पेस में वायु की यूनिट क्या हो जाएगी, सॉरी फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी प्रति मीटर। इस बार अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर इम्पीडेंस 10 + 10 J है, रोटर करंट या ईएमएफ का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे जब भी इस तरह लिखा हो तो यहाँ पे जो होता है ये 10 जिसके साथ J नहीं जुड़ा वो हमारा क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जिसके साथ J लिखा रहता है वो हमारा यहाँ पे तो इंडक्टेंस होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में कैपेसिटेंस नहीं होता। तो यहाँ पे XL या XC दोनों हो सकती है। यदि मैंने क्या लिखा है, प्ले प्लस जे XL लिखा है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, इंडक्टेंस। और हम मान लेते हैं जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है कि हमारा XL, और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, -JXC। तो यहाँ पे लिखा है +10 J यानी J की जगह पे है, और XL यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और XL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 10। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर इम्पीडेंस और रोटर करंट ईएमएफ से कितना लैग करेगा। यानी इस पर सीधा सीधा वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल पूछा गया, और एंगल क्या होता है हमारा फाई। तो फाई को हम कैसे निकालेंगे, ये मान लेता हूँ कि अगर नॉर्मल पावर ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल पार्ट होता है, और ये हमारा क्या हो जाता है एक्सेल या रिएक्टेंस। और यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है हमारा टोटल एडमिटेंस। ठीक है, आर एक्सएल और जेड। तो यहाँ पे यदि हमको 10 फाई, यानी यहाँ पे जो भी पूछा गया है कि 10 फाई की वैल्यू क्या होगी, तो फाई यानी 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल
अपॉन आर, यहाँ से हम निकालेंगे तो 10 इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर। अब एक्सएल इक्वल टू कितना है 10 और आर इक्वल टू भी कितना है 10, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी हमारा जो 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 और 10 फाई इक्वल टू 1, यानी 10 की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर। तो यहाँ पे किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर एम्पीडेंस 10 + 10 जे हो तो रोटर करंट और ईएमएफ से कितना लैग करेगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बार बार आती है, दोनों की वैल्यू तो आपको सेम दिख रही है, तो ये 10 फाई इक्वल टू 1 आएगा। और 10 केवल कब 1 होता है 10 केवल हमारा 1 होता है 45 डिग्री पर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 45। इसी बार अगला क्वेश्चन है किसी इंडक्शन हीटिंग में अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज करंट और पावर से ज़्यादा हमारा मेन इंपॉर्टेंट इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है फ्रिक्वेंसी को चेंज करना। इंडक्शन क्या होता है कि यदि हमारा जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइल है, उसके बाजू में एक और कॉइल रखी, मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ तो इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो इसको लिंक कर रहा है, जिसका क्या होता है यहाँ पे भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है इंडक्शन। तो यहाँ पे इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है मेनली ई इक्वल टू क्या हो जाता है -n d∅/dt, यानी इस फ्लक्स में कितना चेंजेस आ रहा है। तो फ्लक्स में कितना चेंजेस आता है वो डिपेंड करता है इसकी फ्रिक्वेंसी पे, यानी हम जितना फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा उतना तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा, और जितना तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ बढ़ेगा, और ईएमएफ बढ़ने से क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से करंट फ्लो होगा और हीटिंग भी बढ़ जाएगी। तो इंडक्शन हीटिंग में हमें मेनली क्या बढ़ाना होता है फ्रिक्वेंसी को, यानी इंडक्शन हीटिंग में फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड में ड्रिफ्ट करंट प्रवाहित होने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो डायोड में ड्रिफ्ट करंट, तो यहाँ पे क्या होती है एक होता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक, यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट यानी क्या होता है जो माइनॉरिटी चार्ज करने का जो करंट फ्लो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए दो करंट होती है, एक होती है डिफ्यूजन करंट और एक होती है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होती है हमारी माइनॉरिटी चार्ज के फ्लो होती है। हमारा क्या मान लेते हैं ये जंक्शन डायोड है, तो ये हमारा पी पार्ट हो गया और बीच में क्या हो गया एन पार्ट हो गया। तो यहाँ पे यदि मैं पी को प्लस से और एन को माइनस जोड़ू तो हमारा क्या कहलाएगा फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस पी के पास क्या बनता है माइनस 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 और एन के पास क्या बन जाता है प्लस प्लस प्लस। ये हमारा क्या कहलाता है बैरियर पोटेंशियल, और बीच में क्या हो जाती है हमारी अक्षय परत बन जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो इस डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कोई भी इमोबाइल कैरियर यानी कोई भी ऐसा मुक्त आयन नहीं होते जो क्या कनेक्टर को करा सके। तो ये तो हमारी करने लगती है कैसे एक इंसुलेटर के जैसे बार, जिससे क्या होता है डायोड ब्लॉक हो जाता है। तो हमें क्या होता है कि मिनिमम वोल्टेज देना होता है, जैसे हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देखेंगे। तो ये सब एक ही चीज़ों के नाम होते हैं, नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है ये इस कट इन वोल्टेज के आगे हम क्या होता है तभी हमारा डायोड चालू होता है, क्योंकि इस प्लस और माइनस को हमें खत्म करना होता है। तो यहाँ से हमारा डायोड कंडक्शन चालू होगा। तो जो हमारा क्या हो जाएगा जब कंडक्शन चालू होता है तो क्या होता है इस पी में से होल्स निकल के इसके पास जाते हैं और इस एन में से निकल के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, ठीक। और हमारा करंट क्या प्लस से माइनस से बह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ रहे हैं और होल्स इस साइड जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा करंट इस डायरेक्शन में और होल्स की करंट बहने की दिशा डायरेक्शन, टोटल करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है जो माइनॉरिटी चार्ज करे यानी पी में जो क्या होता है होल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो करंट फ्लो कराते हैं वही हमारा क्या कहलाता है ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं केवल ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट क्या होता है जब तक हम इसका अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगाएंगे, जब तक हम इस पर क्या होता है कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे यानी कोई भी फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज नहीं लगाएंगे, तब तक क्या होगा यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कोई भी ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे डायोड में ड्रिफ्ट करंट किस वजह से फ्लो होगा अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। और अगला क्वेश्चन है एफईटी में कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट प्रतिरोध क्या होता है। तो आप याद रखिए कि जैसे ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस होता है, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो इसका जो कॉमन एमीटर होता है ये कैसे वर्क करता है कॉमन सोर्स के जैसे, और इसका जो कॉमन कलेक्टर है वो कैसे वर्क करता है इसका कॉमन कलेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉमन बेस है वो कैसे वर्क कर लेता है आपका कॉमन गेट के जैसे, और यहाँ पे जो कॉमन सोर्स है कॉमन कलेक्टर है वो कैसे वर्क करता है कॉमन ड्रेन के जैसे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉमन बेस करता है कॉमन गेट के जैसे वर्क, कॉमन एमीटर करता है कॉमन सोर्स के जैसे वर्क, और कॉमन कलेक्टर कैसे वर्क करता है डर। तो अब याद रखिए देखिए इसको याद कैसे करना है कौन कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्या होता है सोर्स यानी जो मीट कर रहा है जो भी होल्स यानी वहाँ पे क्या होता है केवल एक ही होल्स है इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है किसी भी एफईटी में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एमीटर की जगह क्या एज्यूम कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एमिट कर रही है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिस्टर में एमीटर इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है तो यहाँ पर सोर्स करेगा, तो ई की जगह क्या लिखेंगे एस, और आप सीधे याद रख लीजिए ए बी सी के नीचे हमें क्या लिखना है डी, यानी कॉमन कलेक्टर के नीचे डी। तो बचा नॉर्मल टर्मिनल कौन सा गेट, तो कॉमन बेस के नीचे क्या जाएगा गेट। तो यहाँ पे याद रखिए इसका जो इनपुट आर इनपुट होता है वो क्या होता है लो मीडियम और हाई, ये ट्रांजिस्टर के लिए भी अप्लाई होता है और साथ साथ
इसके लिए भी FET के लिए, तो FET के कॉमन बेस यानी कॉमन गेट में, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, तो लो, यानी कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो। तो FET के कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से सर्वाधिक इनपुट प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो डायोड का तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, और रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर केवल ट्रांजिस्टर और FET और मॉसफेट की बात करता हूँ तो R इनपुट इन ट्रांजिस्टर यानी T, ठीक है, ये सबसे कम होगा। उसके बाद आएगा हमारा FET, यानी मैं JFET की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, JFET का। उसके बाद किसका आएगा, हमारा मॉसफेट का। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे किसका कहलाएगा, मॉसफेट का। और मॉसफेट में रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर का निर्माण होता है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेटल की लेयर यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी यहाँ पे मेटल के साथ साथ हम क्या करते हैं SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगा के रखते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस FET और ट्रांजिस्टर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो मॉसफेट का यहाँ पे, उसके बाद JFET का, फिर FET का होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉसफेट। इसके बाद अगला है फिंगरिंग। तो यहाँ पे क्या होती है, फिंगरिंग का प्रयोग हम करते हैं ना करंट की क्षमता, ना बैटरी, ना DC मोटर। ये केवल जो रिलेटेड है फिंगरिंग जो होता है मैग्नेटिक सेचुरेशन से रिलेटेड होता है। इसकी ये क्वेश्चन मैं इसको पहले भी डाल चुका हूँ एक टाइप से क्वेश्चन, कि क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई मैग्नेट बन रहा है, यानी यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ तो ये इसकी कोर है, कोर में क्या होगा, फ्लक्स सेटअप होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्या हो जाता है, ये हमारा सेचुरेट हो जाती है कोर। तो ये कोर सेचुरेट होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे हम और ज़्यादा इसको मैग्नेट नहीं बना सकते, लेकिन इसकी मैग्नेट क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक हल्का सा गैप बना देते हैं। ये हल्के से गैप के कारण क्या होगा, यहाँ पे गैप देखिए, हल्के से गैप बनने से क्या होता है, यहाँ से फ्लक्स केवल यहाँ हल्का हल्का लिंक करता है, यानी फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लीकेज फ्लक्स नहीं होता। लीकेज फ्लक्स हमारा क्या कहलाता है, जो यहाँ से ऐसे घूम के यहीं वापस आ जाए। जो फ्लक्स पूरा ऐसा रोटेट होकर यहाँ तक वापस आ रहा है, हमारा लीकेज फ्लक्स नहीं है, हमारा लिंकेज फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलक्टेंस बढ़ता है हल्का सा, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स सेचुरेशन की, यानी अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा देर से सेचुरेट होगा। तो यहाँ पे जो फिंगरिंग का मेनली प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, मैग्नेट की सेचुरेशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिंगरिंग का प्रयोग करते हैं मैग्नेट में, और मैग्नेट से उससे क्या होता है, उसकी सेचुरेशन की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि डिफरेंशियल मोड गेन तथा कॉमन मोड गेन इन 0.35 हो तो CMR क्या होगा। तो CMR इक्वल टू फार्मूला होता है, CMR इक्वल टू फार्मूला होता है कॉमन मोड गेन, सॉरी यहाँ पे CMR इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा CMR इक्वल टू डिफरेंशियल यानी AD अपॉन डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंशियल मोड गेन कितना है हमारा 35,000 और कॉमन मोड गेन कितना है 0.35। तो ये 2 100 और ऊपर जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000। यहीं सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो डिफरेंस CMR कितना हो जाएगा 10,000। ये CMR कुछ नहीं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहलाता है। ये जो हमारा किस्म होता है डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में हमने डिसाइड करते हैं। तो डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल मोड गेन। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन, तो क्या जाएगा 10,000। तो ये आप याद रखिए, अभी भी लास्ट है जो ALM का पेपर हुआ हरियाणा, उसमें ये क्वेश्चन आया था इस ट्रिप का रिलेटेड होकर CMR से। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी PMMC व MI मीटर को 5 + 5√3 sin 40t एम्पीयर करंट दिया जाता है तो दोनों मीटर की क्रमशः रीडिंग होती है। तो यहाँ पे 5 + 5√2 यानी 60। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो PMC मीटर है तो केवल पीक वैल्यू को नापेगा। तो यहाँ पे पीक मान लो सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको 5। तो एक तो ये हो गया कि क्या मान लेगा 5 को नापेगा। अब अगला वाला किसको नापेगा, अगर MI टाइप मीटर, तो MI टाइप मीटर किसको नापता है हमेशा RMS वैल्यू। कुछ मत करिए, इस साइन वेव की उसकी RMS वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, I0 का स्क्वायर यानी I0 यानी I का 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 5√3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 25 और ये 1/5√3 यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 यानी हो जाएगा सीधा सीधा 1/5√2। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 3। ठीक, 25 × 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या हो जाएगा हमारा 75 + 25 और 1/2। ठीक, तो ये 75 का हमको आधा करना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 75/2। ठीक है, तो यह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दिस होगा।
अगर ये 1/2 नहीं होता तो यहाँ पे आंसर 5 और 10 होता, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, नन ऑफ डीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज। ये 5/10 बाई मिस्टेक के लिखे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर पीक होता तो 5 मानता, लेकिन यहाँ पे 5√3 है, तो 5√3 का 5 + 5√3 की आप क्वेश्चन करिए, एक RMS वैल्यू में कैलकुलेट कर लियो, जो RMS वैल्यू आएगी वही उसकी क्या होगी, रीडिंग होगी। तो यहाँ पे दोनों मीटर क्या नापेंगे, 5 और ठीक है, तो PMC मीटर तो 5 नापेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा यानी 25 1/2 + 75 अंडर रूट का, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, MI टाइप मीटर मेजर करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन विधि का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन विधि का प्रयोग हम किस में करते हैं, उच्च प्रतिरोध को नापने के लिए। निम्न ये प्रतिरोध को नापने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। मध्यम प्रतिरोध के लिए एम्पियर मीटर, एम्पियर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विधि, ऐसी बहुत सी विधि होती हैं। कैरी फॉस्टर ब्रिज, इससे बहुत से रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। और धारिता नापने के लिए क्या करते हैं शेयरिंग ब्रिज और डिसॉटी ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड या लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ये हमारी किसके लिए होती है, केवल उच्च प्रतिरोध नापने के लिए। यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज या डिसॉटी ब्रिज वो का प्रयोग हम किस में करते हैं, धारिता को नापने के लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है प्राइमरी से अधिक तथा सेकेंडरी में कम प्रतिरोध, सेकेंडरी तथा अधिकतम प्रतिरोध। तो देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर की बात है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएंगे, लॉसेस जीरो होंगे, यानी हमारे जो भी लॉसेस है, मैग्नेटाइजेशन लॉस, कॉपर लॉस, सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो यदि हमको लॉसेस को जीरो करना है तो कॉपर लॉस भी जीरो होना चाहिए। तो कॉपर लॉस जीरो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, यानी ना प्राइमरी में रेजिस्टेंस होगा ना सेकेंडरी में रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा शून्य प्रतिरोध होगा, तभी हमारा क्या होगा, आदर्श ट्रांसफार्मर बनेगा। यदि हल्का सा भी प्रतिरोध आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा, और उस कॉपर लॉस की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर आदर्श ना रहे, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आदर्श ट्रांसफर वैसे होता नहीं है, कल्पना है कि हम किसी भी ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर के पास तक ले जाने की कोशिश करेंगे, उसके नियर हम कितना बना सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उतना अच्छा ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एक एज्यूम किया गया कि आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हमारा आइडल ट्रांसफार्मर में जो रेजिस्टेंस है वो भी जीरो होता है, मैग्नेटाइजेशन करंट भी जीरो होता है, कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं होता, सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, इंपीडेंस वगैरह सब जीरो होता है। जितना फ्लक्स हम यहाँ देते हैं उतना स्टेप अप होकर वहाँ पहुँच जाता है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। और वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें जब भी आदर्श ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के बेस करंट का मान होता है। तो ट्रांजिस्टर के बेस करंट में क्या होता है, लगभग 2 से 5% ही करंट जाता है। तो नॉर्मल क्या होता है, आप फार्मूला भी लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा करंट कौन सा होता है, IE, यानी अगर ट्रांजिस्टर में करंट की बात करें तो IE = हो जाता है IC प्लस IB, यानी कि ये करंट प्लस बेस, यानी IC और IB, तो इन दोनों का योगफल क्या कहलाता है, हमारा ट्रांजिस्टर के बेस करंट का मान। तो ट्रांजिस्टर के बेस करंट का मान हमेशा क्या होता है, 2 से 5%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 5%। यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर में जो बेस है, बेस करंट, इसी को हम नॉइस बोलते हैं, हमारा लॉस होता है। तो ट्रांजिस्टर में लगा बेस करंट का मान 2 से 5% होता है, और इसी को करने को मैंने, इसी लॉस को कम करने के लिए हमने क्या बनाया, इसी लॉस को कम करने के लिए हमने बनाया था FET। हम क्या करते हैं, गेट को रिवर्स बायस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा FET गेट में बहुत कम, कोई भी करंट नहीं जाता, वहाँ पर नॉइस की वजह से लगभग बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस करंट का मान लगभग कितना हो जाएगा, 2 से 5%। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि SCR किस प्रकार के स्विच की तरह कार्य करता है। तो जो SCR होता है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें क्या होती है, हमारी 4 लेयर होती हैं, यानी यहाँ पे PN। देखिए इसको हम एनोड बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और कैथोड की जस्ट जो बाहर वाली लेयर होगी उसी को हम गेट बनाएंगे। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए कि P यहाँ पे आपको 2 जगह लेयर और गेट कौन सा होती है, एनोड है और कैथोड है। तो कैथोड की जो जस्ट बाद वाली लेयर होती है, यानी कैथोड के ठीक बाजू जो लेयर उसको हम गेट बनाते हैं। तो हम एनोड को क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे और इसको क्या करते हैं, नेगेटिव देंगे। लेकिन हम गेट पे क्या करते हैं, इसको गेट को ट्रिगर करने होता है, यानी गेट को जब ट्रिगरिंग देते हैं तो ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हम गेट में हमेशा क्या करते हैं, प्लस या माइनस देते हैं, यानी हमेशा क्या होता है, गेट को ट्रिगर करने के लिए हमें DC वोल्टेज ही देना होता है। लेकिन हम इसके एनोड और कैथोड पर AC वोल्टेज देके इसको एक एज रेक्टिफायर, एज हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू होगा, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है अपने आप
बंद हो जाता है। तो केवल एक SCR है तो वो क्या होगा, केवल हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा। जब हम डाया या ट्राई का यूज करेंगे तो वो फुल वेव रेक्टिफायर जैसे वर्क करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी हमें जो भी वोल्टेज देना है गेट, यानी अगर SCR को चालू करना था हमें क्या गेट पे वोल्टेज देना हो, गेट पे हम कौन सा वोल्टेज देते हैं, DC वोल्टेज। तो हमारे कैसे वर्क करेगा, ऐसा DC स्विच के जैसे ही। और ये बात भी याद रखिए कि अगर एक बार SCR चालू हो गया तो उसके बाद गेट वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता, यानी यहाँ से आप गेट वोल्टेज को हटा दीजिए, इसके बाद आप SCR को गेट के थ्रू ऑफ नहीं कर सकते। अगर इसको आपको ऑन करना है तो एनोड करंट को जीरो करना पड़ेगा, इसको रिवर्स वाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। और अगर एरिया और इसी के बाद हमने इसको अपडेट करके क्या बनाया, GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, यानी ऐसा थायरिस्टर जिसको हम क्या कर सकते हैं, थायरिस्टर ही को SCR बोलते हैं, यानी ऐसा थायरिस्टर जिसको हम गेट से भी ऑफ कर सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, GTO। तो यहाँ पे जो थायरिस्टर कैसे वर्क करता है, ऐसा DC स्विच के जैसे। इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी या करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसका जो ड्राइव वगैरह हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन DC ब्रिज में, तो DC ब्रिज में जो यूज होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, DC ब्रिज हम सीधे याद रख लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब हमारे कौन से कहलाते हैं, DC ब्रिज। तो DC ब्रिज में क्या होता है यार, ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे ये कुछ टाइप से 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। बीच में क्या होता है, हम एक मीटर लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा क्या दिखाता है कि ब्रिज हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसमें हम DC ब्रिज में किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक, इसी प्रकार यदि आप वाइब्रेशन, ये क्या होता है, जब फ्रिक्वेंसी की बात होती है, तो जब 200 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी हो तो वहाँ पे हम किसका यूज कर लेते हैं, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। जब 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक की बात हो जाए तो वहाँ पर हम कौन सा आ जाता है, टेलीफोनो गैल्वेनोमीटर। और इससे भी ऊपर आप जाते हैं तो कौन सा हो जाता है, ट्यून एम्पलीफायर डिटेक्टर। तो यहाँ पर मेनली DC ब्रिज में हमारा कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में मुख्य पावर लॉस होता है। तो यहाँ पे मुख्य पावर लॉस के लिए हम मानते हैं कि मुख्य पावर लॉस जो हम किसको मान रहे हैं, कि कॉपर लॉस को। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है कि P इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, P इक्वल टू √3 VI cos थीटा। तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाय √3 V cos थीटा। और अगर हमारा जो कॉपर लॉस लिखते हैं हम, तो कॉपर लॉस इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। W इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, I स्क्वायर इंटू, W इक्वल टू क्या हो जाता है, I स्क्वायर इंटू R। और I इक्वल टू हमारा क्या आता है, P डिवाइडेड बाय √3 V cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, ये हो जाएगा W यानी लॉस। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर। यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्टेज के इनवर्सली या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, D। तो W इक्वल टू V। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, P इक्वल टू √3 VI cos थीटा। वहाँ से आप I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P/√3 V cos थीटा। और इसको आप कॉपर लॉस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, W इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन R। तो जो V है तो V का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मुख्य पावर लॉस क्या हो जाएंगे, V से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा, लॉसेस कम होता जाएगा। और जितना हम वोल्टेज को कम करेंगे उतना लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या होता है, हम जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप करके लॉसेस को कम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेडेड पोल मोटर में घूमने की दिशा क्या होगी। तो आप याद रखिए, जो सेडेड पोल मोटर में होते हैं यहाँ पे 2 पोल होते हैं, एक हमारा ये मेन पोल और ये क्या कहलाता है, सेडेड पोल। यानी ये हमारा सेडेड पोल है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सेडेड पोल। और ये जो हमारा कहलाता है मेन पोल। तो देखिए जैसे ही सेडेड पोल, जैसे हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कॉपर की रिंग होती है। तो ये लेंज के नियम से क्या होती है, इसमें अगर फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये लेंज के नियम से क्या करता है कि अपने फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा। और जैसे ही फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा तो पूरा फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। और फिर जब क्या हो जाएगा, इसमें फ्लक्स घटना चालू होगा तो उसके घटने का भी विरोध करेगा। तो पूरा फ्लक्स किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि रोटेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है। तो पहले फ्लक्स कहाँ से चालू हुआ, मेन फ्लक्स से, वो गया कहाँ पे, सेडेड फ्लक्स पे। तो यहाँ पे जो मोटर के घूमने की दिशा भी क्या होती है, फ्लक्स की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी घूमने की दिशा मेन पोल से सेडेड पोल की ओर। तो इसी को हम मेन पोल या साइलेंट पोल भी बोलते हैं। तो साइलेंट पोल से क्या हो जाएगी, सेडेड पोल की ओर दिशा। तो ये सेडेड पोल मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, साइलेंट पोल से सेडेड पोल की ओर। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सेडेड पोल मोटर की घूमने की दिशा क्या होगी। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट ये रखना है कि फ्लक्स पहले चालू कहाँ से हुआ। तो फ्लक्स पहले चालू होता हमारा कहाँ से, मेन पोल से। और उसके बाद हमारा किसके साइड जाता है, सेडेड पोल के साइड। तो वैसे ही हमारी मोटर भी घूमेगी मेन पोल से सेडेड पोल की जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेडेड पोल मोटर की दिशा परिवर्तन, तो इसकी मोटर की जगह डायरेक्ट रोटेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ मोटर ऐसी बनाई जाती है जिनमें डबल साइडेड पोल मोटर, यानी कि जिसमें 2 साइडेड पोल लगे होते हैं और उनकी सप्लाई को चेंज करके इसकी डायरेक्शन चेंज करना ही पॉसिबल होता है। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है नति कोण का प्रतिबी प्रमाण क्या होता है। तो क्या होता है, ध्रुवों पर हमें दोनों ध्रुवों पर हमें क्या मिलता है, नति कोण का मान कितना मिलता है 90 डिग्री और 90 डिग्री को। जब हम पृथ्वी गोल टाइप है तो यहाँ कोटा ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल और ये हमारी क्या कहलाती है स्पर्श रेखा। तो इसके बीच में जो कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है नति कोण। यानी एक चुंबकीय बल रेखा होगी, चुंबकीय बल रेखा पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक ये बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा ये नति कोण। तो ये क्या होता है ध्रुवों पर तो इसका नति कोण का मान समान होता है डिप एंगल का, और अलग अलग जगह से यदि हम अलग अलग बिंदु पर जब डिसाइड करते हैं तो नति कोण का मान अलग अलग आता है। तो इसको आप इस चीज़ को आप डिटेल में समझ सकते हैं। इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि नति कोण का मान पृथ्वी पर समान होता है और बिंदुओं पर समान क्यों होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर एक समान और असमान पृथ्वी के विभिन्न बिंदु पर, पृथ्वी के अलग अलग बिंदु को जब आप मेजर करेंगे तो क्या होता है नति कोण का मान अलग अलग आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं डिप एंगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज सीक्वेंस में RYV फेज की सप्लाई दी जाती है, उसकी गति की दिशा को विपरीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे आप B और R और Y को भी चेंज करेंगे, RYV रखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन Y और R को चेंज करेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। यानी अगर यहाँ पे देखिए हो तो दोनों को, इसमें भी दोनों फेज चेंज हो रहे हैं, इसमें भी कोई 2 फेज को अपन ने चेंज किया है। तो यहाँ पे अपन को फेज सीक्वेंस इक्वल रखने के लिए किन 2 फेज को चेंज करना होगा, यानी इसमें से आप कैसे आंसर लगाएंगे। देखिए इसका सही तरीका ये है कि मान लेते हैं सबसे पहले क्या है R है और मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। नीचे कर ले, यहाँ पे क्या है R है और ये क्या हो रहा है, ये 3 फेज मान लेता हूँ मैं, तो 120 डिग्री पे ये R है, ठीक। और मोटर में मान लेते हैं उस डायरेक्शन में घूम रही है, तो R के बाद कौन सा आएगा, Y है, यानी यहाँ पे इसके पीछे क्या रहा होगा Y और Y के पीछे क्या रहा होगा B। अब मोटर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे R आता है, फिर Y आता है, फिर B आता है। यदि अब मैं इसके घूमने की डायरेक्शन चेंज करूँ तो अब ये कैसा घूम जाएगा। अब मोटर की यदि मैं डायरेक्शन चेंज करनी है तो यानी मोटर विपरीत दिशा में घूमना चाहिए, तो कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। यानी अब पहले यहाँ पे R था, फिर R के बाद यहाँ पे क्या आएगा B आएगा, फिर क्या आएगा Y आएगा। तो अगला फेज सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा R B और Y। तो ये चीज़ आप याद रखिए, आंसर आपको कैसे लगाना। जो सबसे पहले का उसको तो आप चेंजेस करिए ही नहीं। कुछ किस क्वेश्चन का आंसर का सीधा सीधा तरीका ये होता है या आप ये लास्ट के जो जैसे RYV लिखा तो लास्ट के बस 2 चेंज करके BY कर दीजिए। यदि क्या लिखा है RBY लिखा हो तो हम उसको चेंज करके कर देते Y और B, आगे वाले को आप बिल्कुल भी चेंज मत करिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी। मेनली अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो पॉसिबिलिटी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। कहीं भी 2 फेज को चेंज करेंगे तो वो क्या होता है मोटर की रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन यदि आपको कॉन्स्टेंट में आंसर टिक करना तो यहाँ पे आपको ऐसे करना होगा, यानी लास्ट के जो 2 फेज उन्हीं को बस चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे जिनमें पॉसिबिलिटी होगी कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन उसका सही तरीका प्रैक्टिकल यही होता है कि RYV यहाँ पे ये डायरेक्शन में घूम रहा था, जब इसको विपरीत डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये R के बाद पहले Y आएगा, तो अगला नंबर को लास्ट के 2 बस चेंज करने, पहला वहीं के वहीं रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायोड में डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट मतलब क्या होता है हमारा, डिफ्यूजन करंट बनती कैसे है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है P है और ये हमारा क्या है N है, और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा P के पास माइनस 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 और N के पास क्या बनता है प्लस प्लस प्लस। तो यही हमारी क्या कहलाती है डिप्लीशन लेयर। और जब ये डिप्लीशन लेयर बनी कैसे होगी, यानी P में से क्या होता है कुछ होल्स निकल के इस N के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन ही होंगे, जितने वाले क्या होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण एक पेयर बना होगा, एक सहसंयोजी बंध बन जाता है और बीच में हमारी क्या बन जाती है डिप्लीशन लेयर। और ये डिप्लीशन लेयर हमारी कैसे एज आ इंसुलेटर जैसे वर्क करती है। डायोड हमारा क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में ब्लॉक रहता है। तो ये जो करंट फ्लो, यानी अब ये जब होल्स और इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, तो यही हमारा क्या हुआ होगा डिफ्यूजन करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट हमारा क्या हुआ, ये जो बीच में प्लस और माइनस बना इसके वजह से फ्लो हुआ, और ये हमारा क्या कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू क्या होती है सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट है वो किस कारण फ्लो होगा, बैरियर पोटेंशियल के कारण। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।